बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 45 मुलाहिज़ा फरमाएं। इस मर्तबा कांग ने मेरी बात नहीं टाली। वो टुक टुक की तरफ लपका। जानकी और नविता पहले ही सीट पर प्रसाद के साथ बैठ चुकी थी। जानकी ने प्रसाद को अपने साथ लिपटा रखा था। कांग ने टुक टुक स्टार्ट किया और दूसरे ही लम्हे टुक टुक शोर मचाता हुआ तेजी से वहां से रवाना हो गया। दारा शायद हिम्मत हार बैठा था। वो अब सिर्फ अपना दिफा कर रहा था, लेकिन मिलाकर उसने अपनी भलाई इसी में समझी कि अपनी खाल बचा ले, और फिर दूसरे हील में उसने गली में एक तरफ दौड़ लगा दी। मैं भी अब इस पोजीशन में नहीं रहा था कि ज्यादा देर तक पेड्रो जैसे मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला कर सकूं। वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था और अरबी फन का माहिर भी। वो सिर्फ मोए था ही नहीं, मार्शल आर्ट्स के और भी बहुत सी स्टाइल जानता था, और वो मेरे खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करता रहा था। ये मेरी ज़हानत और हिम्मत थी कि मैं अब तक न सिर्फ अपना दिफा करता रहा था, बल्कि उस पर कई कारगर हमले भी किए थे। लेकिन मैं समझता था कि अब वो मुझ पर हावी हो रहा था। दारा जैसे वहां से भागा, सुखदर हमारी तरफ मुतवज्जो हो गया। उस वक्त पेड्रो मुझ पर हमला करने के लिए उछला था। वो गालिबन मुझे फ्लाइंग किक लगाना चाहता था, लेकिन सुखदर पूरी कुव्वत से हवा में उछला। उसकी फ्लाइंग किक पेड्रो के पैरों में लगी। वो मेरी तरफ आने के बजाय चीखता हुआ दूसरी तरफ गिरा। लिटिल मास्टर भागो! सुखदर चीखता हुआ दारा की तरफ लपका। कार के आगे वाले दोनों दरवाजे खुले हुए थे और मेरे ख्याल में अब वहां से निकल लेना ही मुनासिब था। दारा तो भाग चुका था। पेड्रो से लड़ते रहना अब एनर्जी जाया करने के मुतरादिफ था। मैंने भी कार की तरफ दौड़ लगा दी। सुखदर इंजन स्टार्ट कर चुका था। मैंने पैसेंजर सीट पर बैठते ही दरवाजा बंद किया। सुखदर ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। सड़क पर पड़ी हुई शुरानी टायर के नीचे आते आती बची थी। पेड्रो उठकर कार के पीछे दौड़ा और फिर उसने बड़ी फुर्ती से नीचे झुककर सड़क पर पड़ा हुआ पिस्तौल उठाया और कार पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली डिक्की पर लगी और दूसरी गोली बाईं तरफ की बैक लाइट पर। तीसरी गोली को कार तक पहुंचने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि उसी लम्हे सुखदर ने कार को बड़ी तेजी से बाईं तरफ की गली में मोड़ दिया था। कार बड़ी शानदार थी और इसका इंजन भी बेहतरीन हालत में था। सुखदर कार को सोए यूदी से निकालकर सोए मार अमाय की तरफ ले आया था, और फिर मुख्तलिफ गलियों में होते हुए हम न्यूज रोड पर आ गए। सुखदर का ख्याल था कि हमें वार्ड ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां का फासला कम था, लेकिन मैंने उसे जानकी के बंगले की तरफ चलने की हदायत की, क्योंकि कांग वगैरह वहीं पर गए थे। इस तो 3 बजे थे, रात का आखिरी पहर था। सड़कों पर सन्नाटा था। किसी सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ी नजर आ जाती। सड़कें खाली होने की वजह से सुखदर बड़ी तेज रफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था। दरिया का पुल पार करके हम करोंग थान बोरी रोड पर आ गए, लेकिन उस सड़क पर तकरीबन 200 गज का फासला तय करते ही मैं चौंक गया। कुछ आगे सड़क के किनारे पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। 3 पुलिस वाले सड़क पर खड़े थे। एक ने जरा आगे बढ़कर कार को रुकने का इशारा किया। मैंने सुखदर की तरफ देखा और तेज लहजे में समझाने लगा कि उसे क्या करना है। परेशान मत हो लिटिल मास्टर। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। इन लोगों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। उसने कार की रफ्तार कम कर दी और फिर कार उन पुलिस वालों के करीब रुक गई। क्या बात है अफीसर, हमसे कोई गलती हो गई? सुखदर ने पूछा। लाइसेंस और गाड़ी के पेपर, पुलिस ऑफिसर ने खुश्क लहजे में कहते हुए उसके सामने हाथ फैला दिया। सुखदर ने बड़े मुतमईन अंदाज में हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड का खाना खोला। खुशकिस्मती से उसमें कार के कागजात मौजूद थे। सुखदर ने बुक निकालकर ऑफिसर की तरफ बढ़ा दी। ऑफिसर ने बुक खोल कर देखी और फिर ड्राइविंग लाइसेंस तलब किया। सॉरी ऑफिसर, सुखदर ने कहा, एक इमरजेंसी में घर से निकलना पड़ा। ड्राइविंग लाइसेंस जेब में रखना भूल गया था। तुम दोनों नीचे आ जाओ, पुलिस ऑफिसर ने सुखदर और मेरी तरफ देखते हुए कहा। सुखदर ने मेरी तरफ देखकर आंख का गोशा दबा दिया। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर ही था, दूसरा हाथ उसने दरवाजे के हैंडल पर रखकर दरवाजा खोला और फिर उसे जोरदार झटका दिया कि दरवाजे के साथ खड़ा हुआ पुलिस ऑफिसर अपने आप को बचा ना सका। दरवाजा बड़े जोर से उसे टकराया। वो कराता हुआ लड़खड़ा कर पीछे हटा और फिर दोहरा हो गया। सुखदर ने क्लच प्लेट पर से पैर हटा दिया। इंजन गियर में था। कार एक जोरदार झटके से उछलकर आगे बढ़ी। सुखदर ने एक्सीलरेटर पर पैर का दबाव डाल दिया। कार बंदूक से निकली हुई गोली की तरह दौड़ी। सुखदर ने कार चारोटन निखोरन रोड पर मोड़ दी। पुलिस की कार भी हमारे ताकुब में इसी तरफ मुड़ी थी। हमारे दरमियान फासला ज्यादा नहीं था। पुलिस कार से फायरिंग की जा रही थी। एक गोली कार की दाईं तरफ वाली बैक लाइट पर लगी और वो बत्ती भी टूट गई। सुखदर ने कार को बड़ी तेजी से लात या रोड पर मोड़ दिया। ये सड़क सीधी टक्सन स्टैचू वाले चौराहे से और उसके साथ वांग विंग याए रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई थी। टक्सन स्टैचू वाले चौराहे और उसके करीब रेलवे स्टेशन के आसपास पुलिस की कोई ना कोई गाड़ी हर वक्त मौजूद रहती थी, और हमें डर था कि अगर हमारे ताकुब में आने वाली कार के रेडियो ट्रांसमीटर पर हमारे बारे में रिपोर्ट नशर कर दी तो उस चौक या रेलवे स्टेशन के आसपास हमें घेरने की कोशिश की जाएगी, जबकि हमें पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए था। कार टक्सन रोड पार करती हुई एक और छोटी सड़क पर निकल आई। ये सड़क आगे जाकर रेलवे लाइन से गुजरती हुई दूसरी तरफ थ्यूरेट थाई रोड से जा मिलती थी। सुखदर ने कार को रेलवे लाइन के करीब रोक लिया। फाटक बंद था, शायद कोई ट्रेन आने वाली थी। हम कार से उतरकर रेलवे लाइन की तरफ दौड़े और फाटक से गुजरकर थ्यूरेट थाई रोड पर आ गए।
और रुके बगैर दाईं तरफ दौड़ते चले गए। एक तवील चक्कर काटकर हम टक्सन स्टैचू वाले चौराहे पर पहुंच गए। इस वक्त 3:45 का वक्त था। रेलवे स्टेशन करीब होने की वजह से यहाँ खासी चहल पहल थी। चंद छोटे रेस्टोरेंट भी थे जो खुले हुए थे। यहाँ पुलिस की सरगर्मी भी देखने में आई थी। एक जगह पर पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी जिनकी छतों पर लगे हुए फ्लैशर जल बुझ रहे थे। उन पुलिस वालों को यकीनन हमारे बारे में इतला मिल चुकी थी और शायद हमारी ही तलाश हो रही थी। ये वो इलाका था जहाँ चरसी बवाली किस्म के लोग भरे रहते थे। टक्सन स्टैचू वाले चौक के चबूतरे पर भी तिल धरने को जगह नहीं थी। दहशतगर्दी बेघर मवाली दुनिया माफिया से बेखबर एक दूसरे पर लदे सो रहे थे। बाज ऐसे भी थे जो इस वक्त भी कोई ना कोई नशा करने में मसरूफ थे। वे और सुखदर चौराहा पार करके दूसरी सड़क पर आ गए। वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा इधर उधर देख रहा था। रिवाल्वर उसके हाथ में था। उसने सरसरी से अंदाज में हमारी तरफ देखा और फिर दाईं तरफ से आने वाली एक सफेद कार की तरफ मुतवज्जो हो गया। उस सड़क के बीच में आकर कार को रुकने का इशारा करने लगा। हम दोनों करीब से गुजरते हुए सड़क पार करके एक साइड स्ट्रीट में दाखिल हो गए और फिर मुख्तलिफ गलियों से होते हुए हम उस गली में पहुंच गए जहाँ जानकी का बंगला था। गली में सन्नाटा था। हमारे कदमों की आवाज भी उस सन्नाटे में दूर तक गूंज रही थी। हम दोनों खामोशी से चल रहे थे। हम में से किसी ने भी अभी तक एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। जानकी वाले बंगले के सामने पहुंचकर हम रुक गए। बंगले के अंदर रोशनी थी लेकिन बरामदे वाली बत्ती बुझी हुई थी। मैंने कॉल बेल का बटन दबाकर गेट के ऊपर से अंदर झांका तो मुझे तारीख बरामदे में एक हिवला सा मुतहर्रिक दिखाई दिया और फिर वो हिवला बरामदे से निकलकर तेजी से गेट की तरफ आता हुआ नजर आया। मैंने चाल से उसे पहचान लिया। वो थाई वांग थी। गेट खुलते ही हम अंदर दाखिल हुए। थाई ने गेट बंद कर दिया और मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ थाई, मैंने सरगोशी की और उसके साथ ही मैंने थाई के मुंह से निकलने वाला गहरा सांस भी सुना था। हम अंदर आ गए। कांग और नवीता हाल में सोफों पर बैठे हुए थे। प्रसाद और जानकी मुझे नजर नहीं आए। प्रसाद कहाँ है? मैंने अंदर दाखिल होते ही पूछा। उस कमरे में। कांग ने सोफे से उठते हुए इशारा किया और फिर वो मेरे साथ उस कमरे में दाखिल हुआ था। प्रसाद बेड पर पड़ा था। उसके जिस्म पर लिबास नाम की सिर्फ एक अंडरवेयर थी। उसका बरना जिस्म देखकर मैं कांप उठा। वो कई दिन तक दारा और पेड्रो जैसे दुनिया के सफाकतरीन इंसान नुमा बेड़ियों की कैद में था। उन्होंने इसे मेहमान बनाकर नहीं रखा था। मेरे बारे में पूछने के लिए उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अगर वो मेरे बारे में बता देता तो उसकी ये हालत ना होती। लेकिन तशद्दुद के ये निशान जाहिर करते थे कि उसने जबान नहीं खोली थी। उसके पेट, सीने और बाजुओं पर जलने के बेशुमार निशान थे। लगता था जैसे दुखती हुई सलाख से उसके जिस्म को दागा गया था। उसका पैर भी खतरनाक हद तक सूजा हुआ था। प्रसाद होश में था और जाग रहा था। मुझे देखकर उसके होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट आ गई। मेरी हालत गैर हो रही थी। मैं चलने में उसकी तरफ देखता रहा, फिर आगे झुककर उसकी पेशानी पर बोसा शब्द किया। मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा प्रसाद, मैंने सरगोशी की। जिसने भी तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है उसके जिस्म पर इतने निशानात लगाऊंगा कि गिने भी नहीं जा सकेंगे। मुझे बताओ कौन था वो, तारा या? मैं खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगा। पेड्रो, प्रसाद ने कमजोर सी आवाज में कहा। उसका ख्याल है कि हम दोनों ने मिलकर टाइगर को मौत के घाट उतारा था। वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछता रहा और इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन काविया से मेरे जिस्म को दागता रहा, लेकिन मेरी जबान खुलवाने में कामयाब नहीं हो सका। पेड्रो, मेरे हल्क से गोराहट निकली। काश मैं उसे जिंदा ना छोड़ता। पेड्रो से ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात नहीं थी। मेरे करीब खड़े हुए कांग ने कहा, बहुत जल्द हमारा और उसका आमना सामना होगा और इस मर्तबा वो जिंदा नहीं बचेगा। अभी नहीं, प्रसाद ने कहा। मुझे ठीक हो जाने दो, अपना इंतकाम मैं उससे खुद लूंगा। प्रसाद की इस बात पर मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। इस हालत में भी उसका हौसला पस्त नहीं हुआ था। कांग, करीब खड़ी हुई जानकी ने कहा, अब तुम जाओ, तुम्हें वापसी में 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। अब ज्यादा देर करना मुनासिब नहीं। कहाँ जा रहे हैं ये? मैंने पूछा। मैंने इसे कुछ दवाएं लिख कर दी हैं, जानकी ने कहा। यूं तो ये दवाएं किसी भी हॉस्पिटल से मिल सकती हैं, लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल वाले किसी किस्म का शुबा कर सकते हैं। मिशन हॉस्पिटल का ड्रग स्टोर मेरी एक दोस्त की मलकियत है। वहाँ इससे कोई बाज पुरस नहीं की जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। कांग कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेडरूम के करीब कुर्सी पर बैठ गया। जानकी बता रही थी कि यहाँ आकर जब उसने प्रसाद को बेड पर लिटाया तो उसकी कमीज के खुले हुए गिरेबान से उसके सीने पर दागे जाने के 1-2 निशान देखकर जब उसने कमीज हटाई तो सीने और पेट पर ऐसे बेशुमार दाग नजर आए। उसने कमीज उतारी और फिर इंकिशाफ हुआ कि पूरा जिस्म इसी तरह दागा हुआ था। जानकी के ख्याल में जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, लेकिन उन्हें ठीक होने में चंद रोज तो जरूर लगते। उसके पैर का क्या होगा? ये तो बहुत ज्यादा सूज गया है, मैंने प्रसाद के फूले हुए पैर की तरफ देखते हुए कहा। थाईवांग बहुत तजरीबा कार मसाजर है, जानकी ने कहा। वो सुबह इसके पैर का इलाज भी शुरू कर देगी। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा प्रसाद से बातें करता रहा और फिर कमरे से बाहर आ गया। नवीता उसी तरह सोफे पर बैठी हुई थी और सुखदर सामने वाले सोफे पर बैठा उसे घूर रहा था। सुखदर जब महाराज के हुक्म पर यहाँ आया था तो मैंने उसी रोज महसूस कर लिया था कि वो थाई को अजीब सी नजरों से देखने लगा था और अब वो नवीता को भी ऐसी ही खा जाने वाली नजरों से देख रहा था।
इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सुखदर पर और मामलात में तो एतमाद किया जा सकता था, मगर औरत के मामले में वो भरोसे के काबिल नहीं था। थाईवान किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक ट्रे में कॉफी के मग उठाए हुए ले आई। उसने एक एक मग हम तीनों को दिया। अपना मग सेंटर टेबल पर रखा और 2 मग लेकर प्रसाद वाले कमरे में चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जानकी के साथ वापस आ गई। एक मग जानकी के हाथ में था और दूसरा ट्रे में रखा हुआ था। प्रसाद सो गया है, जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। वो शायद तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें देखकर उसे तसल्ली हो गई और वो सो गया। वो दोनों भी सोफों पर बैठ गईं। थाई को अभी तक उन्होंने शायद कुछ नहीं बताया था। वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी। शायद वो मुंतजिर थी कि मैं इस वाक़े की तफसील बताऊं। मैंने उसे ज्यादा इंतजार कराना मुनासिब नहीं समझा और उसे सारे वाक़यात तफसील से बताने लगा। अगर मुझे पहले पता चल जाता कि पेड्रो ने प्रसाद की ये हालत की है तो मैं उसे कभी भी जिंदा ना छोड़ता, मैंने आखिर में कहा। लेकिन बहरहाल अब सबसे पहले उससे ही निमटना है। जब तक उससे प्रसाद पर तशद्दुद का बदला नहीं लूंगा, किसी और काम पर तवज्जो नहीं दूंगा। जानकी और नविता खामोश बैठी हुई थी और मैं देख रहा था कि सुखदर घूरती हुई नजरों से बारी बारी उन दोनों की तरफ देख रहा था। वो काफी खत्म कर चुका तो मैंने उसे हुक्म दिया कि वो बरामदे के साथ दाईं तरफ वाले कमरे में जाकर बैठ जाए। उस कमरे का एक दरवाजा बाहर की तरफ भी खुलता था और वहां से गेट पर निगाह रखी जा सकती थी। सुखदर खामोशी से उठकर चला गया। नविता, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम एक खौफनाक तजर्बे से गुजरी हो, जाओ तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जाती हूँ, नविता ने कहा। लेकिन वो प्रसाद, वो ठीक है, मैंने कहा। कांग थोड़ी देर में आ जाएगा, उसके जख्मों पर दवा लगा दी जाएगी और वो 2-4 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे नविता की दिली कैफियत का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी और मैं समझता हूँ कि हम सब फैमिली मेंबरों की तरह थे। दिलों में एक दूसरे से लगाव था। लेकिन नविता की हालत देखकर मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उन दोनों में कोई जज्बाती लगाव भी पैदा हो चुका था। वो कई रोज से इकट्ठे घूम फिर रहे थे। इसका कोई ना कोई नतीजा तो बरामद होना ही था। 5 बजे के करीब कांग डॉक्टर जानकी की लिखी हुई दवाएं लेकर आ गया। दवाओं के साथ वो ये खबर भी लाया था कि अब पूरे शहर में हमारी तलाश हो रही थी। गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा था। पुलिस ने सिर्फ मुझे और सुखदर को देखा था। मेरा और सुखदर का हुलिया रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए नशर कर दिया गया था और शहर भर की पुलिस हमें तलाश कर रही थी। मैं पुलिस से किसी किस्म का पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये इत्तेफाक था कि हम पुलिस की नजरों में आ गए थे। उस पर पुलिस ऑफिसर को हम पर शुबा गालिबन गाड़ी के कागजात की वजह से हुआ था और फिर सुखदर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। अगर हम गाड़ी से उतर जाते तो शायद सुखदर किसी तरह मामलात पटा लेता, लेकिन ये इम्कान भी था कि पुलिस ऑफिसर की जिरह से मामला कुछ और गंभीर हो जाता और हम फंस जाते। बहरहाल अब जो सूरत हाल थी वो कोई ज्यादा काबिले तारीफ नहीं थी। अब हमें पुलिस से भी बचना था। जानकी कांग के साथ प्रसाद वाले कमरे में चली गई। नविता भी उनके साथ ही थी। थाई अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गई। पेड्रो से लड़ाई के दौरान में मैं जमीन पर भी लौटा था। कपड़े गर्द-आलूद थे और बाल भी उलझे हुए थे। थाई इस बेमामूल मुझे टटोल कर देखने लगी कि कोई टूट फूट तो नहीं हुई। उसने जैसे ही मेरे बाएं बाजू पर हाथ रखा, मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई। क्या हुआ? थाई ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। पेड्रो की किक लगी थी। मामूली सी तकलीफ है, मैंने कहा। मामूली सी तकलीफ होती तो तुम इस तरह ना कराते, थाई ने कहा। चलो मेरे साथ चलो। उसने मुझे दूसरे बाजू से पकड़कर उठाया और अपने कमरे में ले आई और मेरी कमीज उतार दी। सबसे पहले उसने मेरे बाजू का मुआयना किया। बाजू सूज गया था। उसे टटोल टटोल कर देखने लगी। उसके अंगूठे के दबाव से मुझे तकलीफ हो रही थी और मेरे मुंह से हल्की सी सिसकारियां निकल रही थी। उसने मेरा बाजू छोड़ दिया और बाकी जिस्म का मुआयना करने लगी। वो जिस्म के हर हिस्से को टटोल कर देख रही थी। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे बाजुओं पर क्रीम मल दूं। उसने मुझे पकड़कर बेड की पट्टी पर लिटा दिया और अलमारी में से क्रीम की डिबिया निकाल लाई। वो मटियाले रंग की क्रीम मेरे मजरूब बाजू पर मलने लगी। उसने अगरचे हाथ हल्का ही रखा था, मगर मेरे मुंह से सिसकारियां निकलने लगी। अंदर से गोश्त फट गया है। अब तुम्हें 2-4 रोज इस बाजू को आराम देना होगा, थाई ने क्रीम की डिबिया बंद करते हुए कहा और फिर वो हाथ धोने के लिए बाथरूम चली गई। मैं कमीज पहने बगैर बेड पर लेट गया। अब मुझे बाजू में तकलीफ महसूस हो रही थी। हल्का सा दर्द था जो बेचैन किए हुए था। थाई बाथरूम से निकली तो उसने चादर मेरे ऊपर डाल दी और उस बाजू को ढके रखने की तलकीन करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैं आंख बंद किए सूरत हाल का जायजा लेने लगा। एक रात में 2 मार के हुए थे और दोनों मर्तबा में मौत के जबड़ों से निकला था और मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं दोनों मर्तबा बालादस्त ही रहा था। पैराडाइज रेस्टोरेंट से फरार होने के बाद दरिया के किनारे चीफ वांग से होने वाली झड़प में भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि खैर ये थी कि मैंने चीफ वांग की कोई हड्डी तोड़ दी थी और वो हॉस्पिटल में पड़ा था। दूसरी झड़प दारा और पेड्रो से हुई थी। दारा बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए भाग निकला था। शायद मैं पहले भी किसी मौके पर इस ख्याल का इजहार कर चुका हूँ कि दारा जैसे ये बदमाशों की असल कुव्वत उनके गुर्गों में होती है। वो खुद लड़ने के बजाय अपने मोरों से काम लेते हैं और जब खुद दुश्मनों में घिर जाते हैं तो फरार के रास्ते तलाश करते हैं। 1-to-1 मुकाबले में अगर हरीफ हावी हो जाए तो वो भी मुकाबला करने की बजाय दुम दबा कर भाग खड़े होते हैं।
ये तीसरा मौका था कि मैंने दारा को इस तरह राय फरार इख्तियार करते हुए देखा था। अलबत्ता पेड्रो दलेर आदमी साबित हुआ था। उसने आखिर वक्त तक मुकाबला किया था। अगर मैं और सुख्तर वहां से राय फरार इख्तियार ना करते तो पेड्रो जिंदगी के आखिरी लम्हों तक मुकाबला जारी रखता। वो या तो मुझे खत्म कर देता या खुद खत्म हो जाता। उसके लड़ने के अंदाज से भी मुझे पता चल गया था कि वो किसी मौके पर भी मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं था और मैंने ये बात महसूस कर ली थी कि मैं ज्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे ये इतराफ करने में कोई बाक नहीं कि उसका गेम मार्शल आर्ट मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर था। उसका मुकाबला करने के लिए मुझे अभी कुछ और प्रैक्टिस की जरूरत थी, लेकिन मेरे पास प्रैक्टिस के लिए वक्त नहीं था। मुझे तो जल्द से जल्द इंतकाम लेना था। यही सब कुछ सोचते हुए मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। मेरी आंख खुली तो दोपहर के 12:30 बज चुके थे। थाई कमरे में नहीं थी। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। थाई और जानकी देवी हाल में सोफों पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। मैं दबे कदमों चलता हुआ रायदारी में आ गया। प्रसाद वाले कमरे में झांक कर देखा तो मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। नविता कुर्सी पर बैठी सो रही थी। उसका सर एक तरफ डुलका हुआ था। प्रसाद जाग रहा था। मुझे देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। मैं बेड के करीब खड़ा हो गया। कुछ देर सरगोशी में बातें करता रहा, फिर नविता की तरफ देखता हुआ बाहर आ गया। पहले तो मैंने ये सोचा था कि उसे उठाकर दूसरे कमरे में भेज दूं ताकि वो बिस्तर पर आराम से सो जाए, लेकिन इस तरह उसकी नींद उचाट हो जाती, इसलिए मैं उसे उसके हाल पर छोड़कर बाहर आ गया। मेरा बायां बाजू अकड़ा हुआ था। हल्का हल्का दर्द भी था, लेकिन बहरहाल ये तकलीफ तो मुझे बर्दाश्त करनी थी। मैं इस वक्त चाय या काफी की तलब महसूस कर रहा था। थाई को या जानकी को जगाना मुनासिब नहीं समझा और किचन में आकर मैं खुद ही काफी बनाने लगा। अपने कमरे में आकर मैं कुर्सी पर बैठ गया। कॉफी का पहला घूंट भरते ही मुझे यूं लगा जैसे आंतों में लावा उंडेल दिया गया हो। खाली पेट ब्लैक कॉफी ने मेरी आंतों में अंगारे भर दिए थे। मैं भी काफी पी रहा था कि थाई कमरे में दाखिल हुई। मुझे काफी पीते देखकर उसकी तेवरियां चढ़ गई। बड़े खुदगर्ज हो तुम, उसने मुझे घूरा। अकेले ही अकेले कॉफी उड़ा रहे हो? तुम लोग तो सो रहे थे, मैंने जवाब दिया। बहरहाल आज मैं तुम लोगों को कॉफी बनाकर पिलाऊंगा। थाई ने मेरे हाथ से मग ले लिया, चंद घूंट भरे और मग मेरी तरफ बढ़ा दिया। तुम तो कॉफी भी बहुत मजे की बना लेते हो, वो मुस्कुराई। जिंदगी में पहली मर्तबा बनाई है, मैंने कहा। अब तुम जाकर किचन संभालो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। थाई ये कहते हुए बाथरूम में घुस गई। मैं किचन में आ गया और इलेक्ट्रिक हीटर पर कॉफी के लिए पानी चढ़ाकर अपने मग से कॉफी की चुस्कियां लेने लगा। जानकी और नविता भी उठ गई थी। मैंने सबके लिए कॉफी बना ली। सुख्तर भी अंदर आ गया। नविता 2 मग लेकर प्रसाद वाले कमरे में चली गई। हम हाल में बैठकर कॉफी की चुस्कियां लेते हुए गुज़िश्ता रात के वाकयात पर तबसरे करने लगे। जानकी उठकर किचन में चली गई और दोपहर के खाने का बंदोबस्त करने लगी। 4 बजे के करीब दोपहर का खाना खाया गया और फिर थाई अपना सामान लेकर प्रसाद के कमरे में आ गई। प्रसाद का रंग उठ गया। थाई ने उसके पैर को हाथ लगाया तो वो सिसक कर उठ बैठा। थाई ने परवाह किए बगैर उसके पैर को हिला झुला कर देखा। टखने का जोड़ महफूज है, वो बोली। 2-4 दिन हल्की मालिश से ये सूजन खत्म हो जाएगी। और फिर वाकई उसने मालिश करते हुए हाथ हल्का ही रखा था। हम फिर हाल में आ गए। फिलहाल हमारे बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि हम पहले की तरह नाइट क्लबों या रेस्टोरेंटों में घूम फिर सके। मेरे तमाम साथी दुश्मनों की नजरों में आ चुके थे। नविता, डॉक्टर जानकी और कांग। प्रसाद वैसे इस काबिल नहीं था कि चंद रोज तक बिस्तर से उठ सके। मुझे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि नविता और डॉक्टर जानकी दुश्मनों की नजरों में आ गई थी। गुज़िश्ता रात उन दोनों को बड़ी खूबसूरती से जाल में फांसने की कोशिश की गई थी और अगर ऐन वक्त पर दारा को चीफ आंग के मेरे हाथों जख्मी होने की इतला ना मिलती तो गुज़िश्ता रात उनके साथ न सिर्फ ड्रामा हो चुका होता बल्कि मेरे बारे में पूछने के लिए उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता। बैंकॉक में शांग की मौजूदगी ने भी मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। पहली मर्तबा कोसा रोड वाले बंगले में जख्मी होने के बाद वो चियांग राय भाग गया था। उसके दोबारा बैंकॉक आने का ये मतलब था कि उनमें अभी तक कोई डील चल रही थी और जाहिर ये डील हिरवन के हवाले से ही हो सकती थी। गुज़िश्ता रात जब हम प्रसाद को छुड़ाने के लिए उस बंगले पर पहुंचे तो शांग नविता को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। उसके जिस्म पर सिर्फ अंडरवेयर था और मैंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था। शांग और उसके दूसरे साथी को जिसे हमने बांध दिया था पेड्रो ही ने निजात दिलाई होगी क्योंकि दारा तो वहां से फरार हो चुका था। मेरे लिए यह मालूम करना बहुत जरूरी था कि दारा कहाँ गया था, लेकिन फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि मालूम कर सकूं दारा और पेड्रो कहाँ थे और क्या कर रहे थे। मास्टर के आदमी को अब मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर अचानक मेरे जहन में एक और नाम उभरा, पाथम। ये वही नौजवान था जिसने प्रसाद की दोस्ती का दावा करते हुए रात को पैराडाइज रेस्टोरेंट से फरार होने में हमारी मदद की थी। मुझे याद आया कि पाथम ने मुझे अपना कार्ड भी दिया था। वो कार्ड मैंने जीन्स की पिछली जेब में रखा था और इस वक्त वो जीन्स मेरे जिस्म पर नहीं थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। वो पतलून दरवाजे के पीछे खूंटी पर टंगी हुई थी। पतलून की जेब में कुछ करेंसी नोटों के साथ पाथम का वो कार्ड भी मौजूद था। मैं कार्ड लेकर प्रसाद वाले कमरे में आ गया। नविता और जानकी भी वहां मौजूद थी। तुम पाथम नाम के किसी आदमी को जानते हो? मैंने बेड के करीब कुर्सी पर बैठते हुए सवालिया निगाहों से प्रसाद की तरफ देखा। पाथम?
प्रसाद के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। तुम उसे कैसे जानते हो बास? मेरी बात का जवाब दो। मैंने उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए कहा, उसे तुम्हारी दोस्ती कब से है और वो कैसा आदमी है? वो हीरो है बास, हीरो, प्रसाद ने जवाब दिया। बताया मैं, हम दोनों ने एक ही उस्ताद से मोटर मैकेनिक का काम सीखा था। मैं तो बीच में भाग गया लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। 1 साल के बाद जब मैं दोबारा उस्ताद के पास गया तो पता चला कि पातिम बैंकॉक जा चुका है। जब मैं काम की तलाश के सिलसिले में यहाँ आया तो उससे भी तलाश करता रहा था लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर चंद रोज पहले इत्तफाकन उससे सोखमवट रोड के एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हो गई। सोखमवट रोड एक ऐसा इलाका है जहाँ बाहर से आने वाले हर शख्स से मुलाकात हो सकती है। उस वक्त नवीता भी मेरे साथ थी। वो बहुत अच्छा आदमी है बास, दोस्ती के लिए अपनी जान दे देने वाला। उसके बाद भी 1-2 मरतबा हमारी मुलाकात हुई, लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? कल रात अगर वो पैराडाइज रेस्टोरेंट में मौजूद ना होता तो शायद मैं और थाई वहां से जिंदा ना निकल सकते। दरिया के रास्ते रेस्टोरेंट से फरार होने में उसी ने हमारी मदद की थी, मैंने कहा, और फिर उसे उस सारे वाक़े की तफसील बताने लगा। वो यारों का यार है बास, प्रसाद ने कहा। मुझे खुशी है कि मैं नहीं तो मेरा दोस्त पाथम तुम्हारे काम आ गया। हाँ, मैं वाकई उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैंने कहा, लेकिन क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? भरोसा? प्रसाद ने हैरत से मेरी तरफ देखा। तुम जानते हो बास कि पेड्रो ने तुम्हारे लिए 2 मिलियन बात का इनाम मुकर्रर कर रखा है। पाथम तुम्हें और थाई को पहचान चुका था। वो अगर चाहता तो बड़े इत्मीनान से तुम दोनों को उसके हवाले करके इनाम की खतीर रकम हासिल कर सकता था, लेकिन उसने दौलत पर दोस्ती को तरजीह दी। उसने मेरी दोस्ती का हक अदा किया और तुम्हें ना सिर्फ खतरे से आगाह किया बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर तुम दोनों को वहां से निकलने में भी मदद दी। इसका मतलब है कि उससे काम लिया जा सकता है, मैंने कहा। बिल्कुल बास, प्रसाद बोला। मैंने तो सोचा था कि किसी दिन तुमसे उसका जिक्र करूंगा, लेकिन बीच में मामला गड़बड़ हो गया। मुझे ठीक हो लेने दो, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। तुम्हारे ठीक होने में अभी कई रोज लगेंगे और मैं इतना तवील इंतजार नहीं कर सकता। तुम अभी उससे बात करो, मैंने कहा। अभी? प्रसाद ने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये कैसे हो सकता है बास? मेरे पास उसका फोन नंबर है। मैंने उसे पाथम का कार्ड दिखाया। ये कार्ड उसने कल रात मुझे दिया था। मैं भी नंबर मिलाता हूँ। मैंने नवीता को इशारा किया। वो हाल से टेलीफोन उठा लाई। उसने प्लग दीवार में लगे हुए सॉकेट में लगाकर फोन मेरे सामने बेड पर रख दिया। मैंने रिसीवर उठा लिया और कार्ड की तरफ देखते हुए नंबर मिलाने लगा। इस वक्त शाम के 7 बजे थे और मेरे ख्याल में पाथम को मौजूद होना चाहिए था। जैसे रिसीवर पर घंटी बजने की आवाज सुनाई दी, मैंने रिसीवर प्रसाद की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होने पर उसने 1 मिनट किसी से बात की और फिर खामोश हो गया। ये खामोशी भी 1 मिनट से ज्यादा तवील साबित नहीं हुई। पहले कॉल शायद किसी और ने रिसीव की थी और अब वो पाथम से बात कर रहा था। तुम्हारे शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, वो कह रहा था। गुज़िश्ता रात तुमने बास और उसकी दोस्त की मदद करके उन पर नहीं, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करूंगा। हाँ, नहीं, गुज़िश्ता रात ही बास मुझे उनकी कैद से छुड़ा लाया था। हाँ, बास भी तुमसे मिलना चाहता है। 1 मिनट होल्ड रखो। उसने रिसीवर पर हाथ रख दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुलाकात कहाँ होगी बास? उसे यहीं बुला लो, पता समझा दो उसे, मैंने कहा। उससे ये भी पूछ लो कि वो किस वक्त यहाँ पहुंचेगा। प्रसाद ने माउथ पेस पर से हाथ हटा लिया और पाथम से बात करने लगा। फिर उसने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, वो 9:30 बजे तक यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं ये कहकर कमरे से बाहर आ गया। इस वक्त शाम के 7 बजे थे। मैं अपने कमरे में आ गया और बेड की पूछ से टेक लगाकर नींद दराज हो गया। मेरी वजह से कितने लोग इस खूनी खेल में इन्वॉल्व हो चुके थे। बुनियादी तौर पर उनमें से किसी को भी इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे पनाह तो महाराज ने दी थी। उसने मुझे इस काबिल बना दिया था कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख सकूं। ये लोग तो महज हमदर्दी और सच्चाई की खातिर मेरा साथ दे रहे थे और इन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया था। नवीता और डॉक्टर जानकी भी दुश्मनों की नजरों में आ चुकी थी। जानकी को उन्होंने अभी सिर्फ चेहरे ही से पहचाना था। वो मेरा साथ दे रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि वो कौन है तो वो इसे भी हर मुमकिन तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे उन्होंने थाई का बंगला जलाकर राख कर डाला था। और अब पाथम, प्रसाद का दोस्त, जो एक मैकेनिक था और शायद एक वर्कशॉप का मालिक भी। मैंने वो वर्कशॉप नहीं देखा था, लेकिन गुज़िश्ता रात पाथम को पैराडाइज में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे उस वर्कशॉप से नहायत माकूल आमदनी होती थी। पैराडाइज जैसी जगहों पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनकी आमदनी माकूल बल्कि नहायत माकूल हो। पाथम मेरा साथ देने पर आमादा था। अगर पेड्रो दारा को उसके बारे में पता चल गया तो मैं इससे आगे नहीं सोचना चाहता था।